हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज व्हाट फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये टॉपिक क्यों हमने सेलेक्ट किया? बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई थिंक इन द बायोलॉजी पेपर ऑफ योर क्लास 11। यहाँ पे प्लांट्स के अंदर एक ऐसा खास टेक्निक के बारे में दिया गया है जो टेक्निक के वजह से मैं, आप और हम जैसे लाखों करोड़ों ऑर्गेनिज्म इस प्लानेट पे रह पा रहे हैं ना। हम धरती पे रह ही इसलिए रहे क्योंकि हमें बेसिकली तीन चीज़ों के बारे में कोई टेंशन नहीं है ना। क्या क्या वो तीन चीज़ है? जैसे कि खाने के लिए फूड, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पीने के लिए पानी। ओके, अब इनमें से पानी जो है ये तो हमें मिल जा रहा है नेचर से डायरेक्टली, बट जो ऑक्सीजन और फूड का मैं बात कर रहा हूँ ये हमें कहाँ से मिल रही है? ये हमें मिल रही है ग्रीन प्लांट्स, है ना। ये ग्रीन प्लांट्स हमें दो बेसिक चीजें दे के हमें इस प्लानेट पे रहने के लिए हेल्प कर रहा है ना। बिना इस ऑक्सीजन और फूड का आप कहाँ इस प्लानेट पे या धरती पे रह पाते हैं ना। सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज सो इम्पोर्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को धीरे धीरे समझने के लिए ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। वेरी फर्स्ट एक ओवरव्यू आइडिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस ओवरव्यू आइडिया को हम डिस्कस करने के टाइम हमें दो वर्ड्स मिलने वाली है। तो दीज आर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। सो ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स क्या है? तो ऑटोट्रॉप्स मीन्स उन ऑर्गेनिजम्स को हम कह सकते हैं जिनके पास अपना खुद का फूड प्रोडक्शन का कैपेसिटी है ना। हेटेरोट्रॉप्स इन अनदर हैंड वी कैन से उन ऑर्गेनिजम्स को हम कह सकते हैं हु कांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो अपना खाना नहीं बना सकते। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब वो हर ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करता है, दे ऑल कम्स अंडर ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मींस मैं, आप और हम जैसे सारे के सारे वो एनिमल्स जो कि खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, है ना। यहाँ पे वही दिया हुआ है, देखिए, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग हम ह्यूमंस वी ऑल कम्स अंडर हेटेरोट्रॉप्स, राइट। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ है ना, एक ओवरऑल आउटलाइन दिया हुआ है, वी कैन से कॉन्सेप्ट का आउटलाइन दिया हुआ है किसका? फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या हो रहा है? तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एनर्जी होता है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास कौन सा लाइट एनर्जी है या कौन सा सोर्स है लाइट का? दैट इज सन। तो जो लाइट एनर्जी है इट इज समहाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस वो टेक्निक है जहाँ पे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी का मतलब ही है कि किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, है ना। तो कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बनना होता है इसमें, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनने का मतलब ये केमिकल एनर्जी का स्टोरेज होना या रिस्टोर होना। ओके, सो ये है बेसिक एक आइडिया अबाउट फोटोसिंथेसिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर गिवन हियर अबाउट फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस में हमें क्या क्या मिलती है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हमें मिलती है दो चीजें, जैसे कि हम बात किए थे। वेरी फर्स्ट इट इज फूड और नंबर टू इट इज ऑक्सीजन। हमें फोटोसिंथेसिस से ये दो चीज मिल जाती है एंड इसी के चलते हम फोटोसिंथेसिस को कह सकते हैं इतना ऊपर, इतना हाई पोजीशन में रख रहे हैं क्योंकि बिना इस प्रोसेस का हम लोग रह ही नहीं सकते ना। सांस भी नहीं ले सकते, खाना भी नहीं मिलेगा हमें कहीं ना, कहीं पे भी। ओके, ना ही प्लांट सोर्स और ना ही एनिमल सोर्स, सब बंद हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। अब फोटोसिंथेसिस में हमें चाहिए क्या क्या, मतलब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? तो बेसिकली तीन रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर टू इज लाइट एंड नंबर थ्री इज वाटर। प्रोडक्शन क्या होता है इसमें? तो दो चीजें होता है, एक ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब इन फॉर्म ऑफ फूड, और एक होता है ऑक्सीजन। ये दो चीजें हमें मिल जाती है फोटोसिंथेसिस से। ओके, तो यहाँ पे एक आउटलाइन आइडिया दिया गया है फोटोसिंथेसिस का। हाँ, अब इसमें लिखा गया है कि देखो भाई, ये जो लाइट के बारे में बात हो रहा है, बेसिकली हमारे पास मेनली नेचर पे एक ही लाइट सोर्स है और वो कौन है? इट इज सन लाइट। तो उसीलिए लिखा गया है कि हमारा अर्थ में जितना भी लाइफ्स है, जितना भी लिविंग बींग्स है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ किसके ऊपर डिपेंड है? इट इज लाइट। लाइट है तभी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तभी जाके मैं, आप और हम जैसे ना जाने कितने ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे रह पा रहे हैं, है ना। तो दैट्स व्हाई सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब थोड़ा डिटेल अंडरस्टैंडिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या बेसिक चीजों का जरूरत है। तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, हमें सनलाइट चाहिए होगा, हमें वाटर चाहिए होगा। इसके साथ हमें एक और चीज चाहिए होगा एंड दैट इज व्हाट? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब
वो ग्रीन पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होगा, है ना। तो ये 4 चीजें रिक्वायरमेंट्स में हम लोग रख सकते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में दिया गया है जो कि फोटोसिंथेसिस को हमें धीरे धीरे समझने में हेल्प किया, फ्रॉम वेरी पास्ट टिल टुडे और टिल रिसेंट टाइम। हम लोग क्या क्या वो डिस्कवरीज किए रिगार्डिंग दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिससे हमें धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आया हमारे पास फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये सब चीजें यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। वेरी फर्स्ट देयर इज एन एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड और कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या किया गया ना, यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल सा लीफ लिया गया जो कि प्लांट के साथ अटैच्ड है। अब इस लीफ के ऊपर हम लोग एक स्ट्रिप का यूज करें और एक स्ट्रिप को हम लोग दिए यहाँ पे, और इस लीफ को हम लोग क्या कर दिए, बाय द हेल्प ऑफ क्लिप्स इसको ब्लॉक कर दिए, इस छोटे से पार्ट को, है ना। अब कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें दिखा कि जब हम लोग इस क्लिप को, इस टेप को, स्ट्रिप को हटा दिए तो हमें क्या मिला कि पर्टिकुलरली इस स्ट्रिप वाले पोर्शंस में शायद फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। अब मैं शायद क्यों बोला, क्योंकि इस चीज को प्रूव करने के लिए ये लोग क्या किए, ये लोग किए एक टेस्ट दैट इज कॉल्ड एज स्टार्च टेस्ट। तो ये स्टार्च टेस्ट क्या होता है ना, यहाँ पे आयोडीन का सॉल्यूशन लिया जाता है और आयोडीन का सॉल्यूशन इन लीफ के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है या इन लीफ को डिप किया जाता है आयोडीन सॉल्यूशन में। अब ऑटोमेटिकली आयोडीन लीफ का उन जगहों के साथ रिएक्ट कर जाता है और वायलेट कलर देती है जहां जहां पे फोटोसिंथेसिस हुई है और जहां जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट दैट इज स्टार्च बनी है। ओके, अब इस तरह से हम इस लीफ में देख सकते हैं कि जैसे ही इस पे स्टार्च टेस्ट किया गया आफ्टर सम टाइम, इस तरह से स्ट्रिप में रखने के बाद, तो हमें पता चला कि जो पोर्शन स्ट्रिप में ढका नहीं था उन पोर्शंस में स्टार्च टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया, पर जिन पोर्शन के पास ये स्ट्रिप्स था, ये ढका हुआ पार्ट था, है ना, कवरिंग पार्ट था, वहां पे स्टार्च का जो रिजल्ट है या स्टार्च टेस्ट का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आया। ऐसा क्यों आया, क्योंकि इस स्ट्रिप वाले हिस्से पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, मतलब स्टार्च प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि हम लोग को एक कंक्लूजन में आने के लिए हेल्प किया, दैट इज व्हाट, कि हमें भाई लाइट तो चाहिए होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो दैट इज व्हाट द आउटकम हियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन वेरी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ एक एक्सपेरिमेंट ही किया गया, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस लाया गया। क्या क्या देखो आप, कि यहाँ पे भी एक प्लांट लिया गया, एक प्लांट का एक लीफ को टारगेट किया गया, सिलेक्ट किया गया। अब उस लीफ को एक कंटेनर के अंदर रखा गया, पार्शियली, आधा अधूरा, है ना। तो लीफ का आधा हिस्सा कंटेनर के बाहर रहा, उस डब्बे के बाहर रहा, और जबकि आधा हिस्सा उस कंटेनर के अंदर रहा। अब इस कंटेनर को अच्छे से एयर टाइट करके रखा गया। साथ ही साथ इस कंटेनर के अंदर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एक कॉटन में भिगो के रख दिया गया। ओके, अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये सेटअप को अगर हम ऐसे ही छोड़ दिए और उसके बाद कुछ टाइम तक छोड़ दिए बिना किसी डिस्टर्बेंस का, आफ्टर सम टाइम अगर मैं इस कंटेनर को खोल देता हूँ, निकाल देता हूँ, और उसके बाद सेम प्रोसेस मतलब स्टार्च टेस्ट करता हूँ, है ना, तो मेरे को क्या मिलेगा पता है, तो आई विल गेट कि जो हिस्सा डब्बे का और कंटेनर के बाहर था उस हिस्से में तो स्टार्च टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, पर कंटेनर का जो हिस्सा, मतलब लीफ का जो हिस्सा कंटेनर के अंदर था, उस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे स्टार्च रिजल्ट क्या आ रहा है, स्टार्च टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि इस कंटेनर के अंदर जो एयर था, उस एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड था, वो सब के सब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। कौन, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही बेहतरीन एब्जॉर्बर है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसीलिए इस कंटेनर के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था एयर के अंदर, वो सब के सब एब्जॉर्ब हो गया, जबकि कंटेनर के बाहर जो नॉर्मल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड था वो तो अवेलेबल रहा। तो एयर से सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड बड़े ही आसानी से लीफ का एक्सपोज्ड और ओपन पोर्शन में पहुंच गया और फोटोसिंथेसिस हो पाया, जबकि अंदर
कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड ना रहने के दौरान और ना रहने के वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से भी हमें थोड़ा बहुत हेल्प मिला किस चीज को समझने के लिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ही जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यही है कि आउटलाइन इन दोनों एक्सपेरिमेंट का क्या क्या कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए वो कौन कौन सी हैं। वन इज लाइट एंड नंबर टू इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर यूज ही करना है तो किनको यूज करना है? प्लांट्स को। अब प्लांट्स पे वो कौन है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है? तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास पिगमेंट है, दैट पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, लाइट एंड साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीजें प्लांट्स को चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स दिया हुआ है कुछ रिनाउंड साइंटिस्ट का जो कहीं ना कहीं हमें फोटोसिंथेसिस को और डीपली जानने के लिए हेल्प की है ना। सो एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कौन है? जोसेफ प्रेस्टली। कौन है जोसेफ प्रेस्टली? जोसेफ प्रेस्टली वो साइंटिस्ट है जिनको हम लोग शायद हमारे मैट्रिक और +2 में कहीं ना कहीं पढ़े हैं, केमिस्ट्री में मेनली। ऑक्सीजन का डिस्कवरी जो करे थे और जो हु इज द डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन, ही इज जोसेफ प्रेस्टली। और ये ऑक्सीजन का डिस्कवरी कब किए थे? इट इज द ईयर ऑफ 1774। तो दैट्स व्हाई प्रेस्टली इज एन रिनाउंड साइंटिस्ट, not only regarding this experiment what we are going to discuss, but normally भी ऑक्सीजन का डिस्कवरी के लिए बड़ा ही फेमस पर्सनैलिटीज है ना। तो दैट्स व्हाई विल अंडरस्टैंड कि इनके एक्सपेरिमेंट पे क्या क्या सेटअप्स था, इनके एक्सपेरिमेंट का क्या आउटकम था, है ना। सो लेट्स गो। ओके, सो जोसेफ प्रेस्टली क्या किए थे ना? जोसेफ प्रेस्टली मेनली हमें एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप बना के हमें दिए थे, जिस एक्सपेरिमेंट का सेटअप से हमें ये पता चला, या उनका एक अप्रोच था, मानना था कि एयर चाहिए होता है प्लांट्स का नेचुरल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो किसी भी ग्रेन प्लांट्स को अगर नेचुरली ग्रो करना है, नॉर्मल ग्रोथ गेन करना है, तो उसको बेसिकली क्या चाहिए होगा? एयर चाहिए होता है। तो ये प्रेस्टली का पहला सोच था, मानना था कि एयर तो चाहिए भाई, है ना। ओके, इसके साथ साथ आगे इसी चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक सेटअप बनाया, है ना। और उस सेटअप में क्या लिए? तो सेटअप में एक ग्लास का बेलजर का यूज उन्होंने किया। तो बेलजर क्या होता है? तो आप देख सकते हो, बेलजर मतलब इस तरह का ग्लास का कंटेनर जिसको अगर हम उल्टा रख दें तो एकदम से क्या हो जाएगा? क्लोज्ड सिस्टम बन जाएगा ना, उसके अंदर एयर पास नहीं हो पाएगा ना। ऐसे बेलजर लिए उन्होंने ग्लास का, और उस बेलजर के अंदर एक मोमबत्ती को जला के रख दिए। अब कुछ टाइम तक तो वो मोमबत्ती जला, पर कुछ ही टाइम के अंदर वो बुझ गया, बंद हो गया, देख सकता है आपको, है ना। सिमिलरली उसी तरह से एक और सेटअप बनाए जहां पे बेलजर के अंदर एक चूहे को रख दिया, एक माउस को रख दिया, और कुछ देर तक ऑब्जर्व करते गए। तो उनको फिर क्या मिला? तो उनको दिखा कि कुछ टाइम तक माउस तो ठीक रहा, लेकिन आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे माउस सफोकेटिंग में आ गया, मतलब सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो गया, है ना। ये दो चीजों को उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किए, और ऑब्जर्व करने के बाद उनको एक कंक्लूजन मिला, उनको एक आउटकम मिला। और वो आउटकम क्या था कि देखो भाई, एनिमल हो या फायर, है ना, जो बेलजर के अंदर मोमबत्ती से हो रहा था ना, ये दोनों ही चीजें क्या करती हैं? ये दोनों ही चीजें जो एयर है बेलजर के अंदर उसको डैमेज कर देता है। ये प्रेस्टली का आउटकम था। प्रेस्टली ने यही एक्सपेरिमेंट किया, बेलजर के अंदर देखा कि मोमबत्ती भी ज्यादा टाइम तक नहीं जल रहा, तो शायद जलती हुई मोमबत्ती में जो फायर है वो फायर डैमेज कर रहा है एयर को, इसीलिए ज्यादा देर तक वो एयर के अंदर मोमबत्ती नहीं जल पा रहा है। या सिमिलरली क्या हो रहा है, जो माउस है वो माउस भी शायद उस सराउंडिंग एयर को क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है, खराब कर रहा है, इसलिए भी माउस ज्यादा देर तक उसके अंदर बेलजर के अंदर नहीं रह पा रहा है। तो ये दो आउटकम्स को देख के कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन हमें मिला बाय प्रेस्टली ने दिया ये कंक्लूजन कि भाई
एयर ना खराब हो जा रहा है इन दोनों की वजह से। ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट था और एक छोटा सा कंक्लूजन था, ठीक है। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप और आगे ले गए, है ना। और क्या ले गए वो, उन्होंने एक मिंट प्लांट का वहां पे इंट्रोडक्शन किया, है ना। उसी बेल्जर के अंदर एक मिंट प्लांट को रख दिया, मिंट प्लांट, ओके। अब कुछ देर तक रखने के बाद उनको पता चला कि ये मिंट प्लांट के साथ अगर मैं मोमबत्ती रख देता हूँ, या इसी मिंट प्लांट के साथ मैं अगर क्या कर देता हूँ, उसी माउस को रख देता हूँ जो कि कुछ टाइम पहले सफोकेट हो रहा था, या वो मेनली सो कॉल्ड वो मोमबत्ती जो कि बुझ जा रहा था, अब नहीं बुझ रहा है, अब ये सफोकेट नहीं कर रहा है माउस भैया, है ना। तो ये क्या हो रहा है, तो उनके हिसाब से, उनको इतना आइडिया नहीं था ना कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, क्या हो रहा है, तो उनको उस टाइम के हिसाब से उनको ये लगा कि किसी तरह से ये मिंट प्लांट ये जो डैमेज कर रहा है मोमबत्ती और माउस एयर को, उस डैमेज्ड एयर को ये मिंट प्लांट क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है, ठीक कर रहा है। तो ये उनका आउटपुट था, उनका सो कॉल्ड कंक्लूजन था। देखो लिखा हुआ प्लांट्स रिस्टोर एयर क्वालिटी। ये प्रिस्टली भाई साहब का एक कह सकते हो कंक्लूजन था, है ना, बाय दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे प्रिस्टली का ये आउटकम से, ये कंक्लूजन से क्या पता चला कि भाई प्लांट्स रिपेयर कर सकता है, किसको रिपेयर कर सकता है, एयर को, है ना। कौन सा एयर को, जिस एयर को डैमेज कर देता है, कौन, एनिमल्स, और कौन, बर्निंग कैंडल्स, है ना। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि प्रिस्टली का ये एक्सपेरिमेंट एक अर्ली स्टेप था, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस को और बढ़िया से समझने के लिए, जो बाद में बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड एक्सपेरिमेंट्स हुआ, उसका एक कहीं ना कहीं शुरुआत था ये प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट, है ना। कह सकते हैं ये फाउंडेशन था, है ना, किस चीज का, कि आगे जाके ये जो ऑक्सीजन का रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, इस चीज को समझने के लिए भी, या इसका डिस्कवरी भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट से ही स्टार्ट हो गया, है ना। तो इन डिफरेंट 3 कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं प्रिस्टली का देन है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इट इज जैन इंगियनहाउस। ये भाई साहब 1779 में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिखाए, किसमें, टू अंडरस्टैंड दी फोटोसिंथेसिस। अब क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या एक्सपेरिमेंट था, सब समझते हैं, देखते हैं। ओके, हियर इन्होंने प्रिस्टली का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसी को आगे ले गए, है ना। क्या किया उन्होंने, उन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसे 2 सेटअप बनाओ, एक सेटअप जहां पे आप लाइट दोगे और एक अनदर सेटअप जहां पे लाइट नहीं दोगे। तो क्या सेटअप, सेटअप सेम है, बेल्जर है, बेल्जर के अंदर एक प्लांट रखे आप और एक मोमबत्ती रख दिए। अब उस मोमबत्ती को बर्न कर दो, जला दो, है ना, लाइटनिंग कर दो, और सेम बेल्जर वाला सिस्टम 2 अलग अलग जगहों पे रख दो, एक जहां पे लाइट अवेलेबल है और एक जगह जहां पे लाइट नहीं है, ना, यू कैन से अ डार्क कंडीशन। अब इसके बाद उन्होंने नोटिस किए कि भाई जहां पे लाइट आ रहा था, है ना, उस जगह पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, एंड फोटोसिंथेसिस से वो प्लांट एयर को क्या कर रहा होगा, प्यूरिफाई कर रहा होगा, अच्छा कर रहा होगा, क्योंकि उस वक्त तो पता नहीं था ना कि ऑक्सीजन बन रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये कैंडल बहुत ज्यादा टाइम तक बर्न और यू कैन से लाइटनिंग होता रहा, ये जलता रहा, है ना। जबकि जो कैंडल को हम लोग कहाँ पे रखे थे, जो सेटअप को हम कहाँ पे रखे थे, डार्क में रखे थे, वो तो कैंडल जलने की कुछ ही देर बाद बुझ गई। क्यों बुझ गई, क्योंकि कैंडल्स को वो रिक्वायर्ड अच्छा एयर नहीं मिल रहा है ना। ऐसा कह सकते हो मानना था बाय दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ इंगियनहाउस। ओके, तो इन्होंने वही एक्सपेरिमेंट किए और इससे क्या पता चला, तब ध्यान से देखो, इससे जो आउटकम आ रहा है, जो कंक्लूजन आ रहा है कि भाई ये जो भी कर रहा है प्लांट्स, इसको इसके लिए क्या चाहिए होगा, लाइट चाहिए होगा। जैसे भी प्लांट प्यूरिफाई कर रहा है वो अपनी लाइक वे में कर रहा होगा, बट इसके लिए क्या चाहिए होगा, लाइट चाहिए होगा। जबकि डार्क में ये चीज नहीं कर पा रहा ना। तो ये बस ये छोटा सा आउटपुट था, ये छोटा सा कह सकते हैं कंक्लूजन था किसका, द वेरी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किए, दैट इज व्हाट वैन इंगियनहाउस। ओके, तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उनका जो सो कॉल्ड आउटपुट और कंक्लूजन निकला बाय हिज एक्सपेरिमेंट, तो क्या क्या था, तो देखो, एयर वाज प्यूरिफाइड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट है तो बात बनेगी, एयर प्यूरिफाई होगा, जो होना है सो होगा। बट अगर बिना सनलाइट के ये सारा चीजें करोगे तो बेकार है भाई, प्लांट किसी भी तरह से उस एयर को प्यूरिफाई नहीं करेगा, कैंडल नहीं जलने वाली। सो दैट
सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस। तो इससे हमें यह पता चला कि अगर इस प्रोसेस को चलाना है, जो भी ये प्रोसेस है, अभी तक तो डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो जो भी ये प्रोसेस चल रहा है प्लांट के अंदर, इसके लिए क्या चाहिए होगा, सनलाइट तो चाहिए चाहिए, है ना। एंड प्लांट्स डिड नॉट प्यूरिफाई इन द डार्क कंडीशन। प्लांट जो एयर को प्यूरिफाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्रिस्टली, है ना, उस चीज को नहीं कर पाएगा। कब? जब हम लोग डार्क सिचुएशन को क्रिएट करेंगे, तो डार्क में ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। टिल नाउ इतना हमें आइडिया मिला बाय दिस टू साइंटिस्ट में स्पेशली ने तो पहला सेटअप किया, पहला एक्सपेरिमेंट किया, और हमें क्या आइडिया मिला कि भाई जो भी कर रहा है प्लांट प्यूरिफाई वगैरह, वो कब कर पाएगा, जब प्लांट्स को हम लोग रखेंगे, मतलब प्लांट्स एयर को प्यूरिफाई कर रहा है, इतना हमें पता चला। जबकि अगर बात इंडियन हाउस का करें, तो इन्होंने हमें क्या आइडिया दिया कि भाई प्लांट जो भी कर रहा है प्यूरिफाई करने के लिए उस एयर को, वो लाइट के प्रेजेंस में कर सकता है, लाइट के एब्सेंट में नहीं कर सकता है। ठीक है, सो टिल नाउ इतना ही हमें आइडिया मिली। आगे बढ़ते हैं। ओके, सेम पर्सन दिस इंडियन हाउस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप आगे ले गए और इन्होंने एक और सेटअप बनाया जहां पे एक्वाटिक प्लांट्स का यूज किया गया, है ना। एक्वाटिक प्लांट्स मतलब जैसे कि हाइड्रिला हम सबको पता है, सबमर्ज्ड प्लांट्स। ऐसे हाइड्रिला प्लांट्स को लाइट का प्रेजेंस में रखा गया और नोटिस किया गया कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने नोटिस किया कि भाई ये हाइड्रिला प्लांट्स लाइट का प्रेजेंस में बबल्स कुछ बना रहा है ना, कुछ बबल्स निकल रहा है, कुछ एयर बन के आ रहा है। तब ये क्या है, तो उनको उतना आइडिया नहीं था, तो उनको इतना पता चला कि भाई जो बबल्स आ रहा है, ये बबल्स तभी हो पा रहा है जब क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सनलाइट। तो प्लांट्स किसी तरह से कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ हवा, एयर या कोई गैस प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि तभी बन पा रहा है जब हम लोग प्लांट को क्या दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, है ना। तो ये आइडिया उनको मिला। डार्क में ये चीज नहीं हो रहा, तो इतना उन्होंने नोटिस किया ना। देखो, इंडियन हाउस यूज्ड एन एक्वाटिक प्लांट इन ब्राइट सनलाइट, ऑब्जर्व्ड दैट बबल्स मतलब गैसेस तभी बन रहा है ग्रीन प्लांट्स में जब क्या मिल रहा है, लाइट्स दिया जा रहा है, जबकि बबल्स नहीं बन रही है जब प्लांट्स को लाइट नहीं मिल रही है। ठीक है, सो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। सनलाइट का प्रेजेंस को या सनलाइट का रिक्वायरमेंट्स को ज्यादा ही एम्फासाइज किया गया है, उसको यहाँ पे यू कैन से इंपॉर्टेंस दिया गया है टू अंडरस्टैंड इट। अब नेक्स्ट, ओके, सो ये इंडियन हाउस का एक्सपेरिमेंट का आउटकम है। देख सकते हैं हम लोग कि ये जो बबल्स आ रहा है ना, ये बबल्स क्या है, ऑक्सीजन है। एंड प्रूव्ड सनलाइट इज वाइटल फॉर दिस ऑक्सीजन रिलीज्ड। तो कह सकते हैं इंडियन हाउस का यहाँ पे जो रोल था एक्सपेरिमेंट का, तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसका डिस्कवरी की है यहाँ पे कि क्या बना रहे हैं प्लांट। तो प्लांट कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बना रहा है, इसके बारे में एक हमें ओवरऑल आइडिया मिला। एंड साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि ऑक्सीजन जब बन रहा है ये तभी बन पाएगा जब प्लांट्स को क्या मिलेगा, सनलाइट्स मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंस था इंडियन हाउस का एक्सपेरिमेंट का। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट के हैं। वेरी फर्स्ट इट इज जूलियस वॉन सैक्स एंड नंबर 2 इज टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। ओके, सो देखते हैं इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इससे क्या आउटकम आया और क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हमें मिली अबाउट फोटोसिंथेसिस। सो वेरी फर्स्ट जूलियस वॉन सैक्स 1854। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेनली प्लांट्स जो प्रोडक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस से उसके बारे में कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेट किया हमें, और क्या बताया हमें कि भाई ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं ना। सो कब बनाते हैं ना, जब प्लांट नेचुरली ग्रोथ कर रहा है ना। अब ये फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें इंडिकेशन तो दे रहे हैं, पर फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें ज्यादा क्लियरली ये कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं। ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज अ स्टार्च इन प्लांट्स। और हमें क्या मिला फ्रॉम द सैक्स एक्सपेरिमेंट, या सैक्स का क्या रोल था, किस चीज को हमें बताया उन्होंने कि स्टार्च के फॉर्म पे स्टोर होता है जो भी फूड होता है प्लांट्स के अंदर, है ना। आइडेंटिफाइड ग्रीन सब्सटेंसेस। इन्होंने और नोटिस किया कि प्लांट्स के पास ना कुछ तो ऐसा ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसके वजह से ये सारा खेल चल रहा है ना। तो ये सब्सटेंस क्या है उनको ठीक से आइडिया नहीं था, क्योंकि इस चीज को बाद में हम लोग देखें, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज क्लोरोफिल। एंड ये उनको और भी पता चला कि ये ग्रीन जो सब्सटेंसेस है ये एक्चुअली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स या कह सकते हैं ऑर्गेनल्स के अंदर होते हैं,
ये भी तब तक नहीं पता था कि इस ऑर्गेनल्स को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो इतना उन्होंने नोटिस किया कि कुछ तो है ग्रीन ग्रीन सा, और वो ग्रीन ग्रीन सा सब्सटेंस कहाँ पे है, कोई एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर है ना। सो ये उनका एक आउटकम और यू कैन से एक्सपेरिमेंट्स या उनका स्टडी का एक आउटकम था। इसके साथ साथ उन्होंने और क्या बताया हमें कि भाई ये जो ग्रीन पार्ट्स है ना ऑफ द प्लांट्स, यही है वो साइट्स जहां पे प्लांट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। क्या प्रोड्यूस कर पाते हैं? ग्लूकोज। ओके, तो ये कुछ आउटकम्स हमें मिला था फ्रॉम आवर जूलियस वॉन सैक्स। ओके, नेक्स्ट टी.डब्ल्यू. एंगलमैन्स, इन्होंने क्या क्या लाइक हमें कॉन्सेप्ट दिए, क्या क्या हमें आइडिया मिला अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो इनके हिसाब से इनके पास पहला जो प्रोसेस था वो था प्रिज्म्स का यूज करके लाइट को स्प्लिट कर देना। तो इन्होंने किसका यूज किए? प्रिज्म का यूज किए। हम सबको पता है प्रिज्म्स लाइट को क्या कर सकता है, स्कैटर कर सकता है, स्प्लिट कर सकता है। तो इन्होंने लाइट को स्प्लिट कराया बाय द हेल्प ऑफ प्रिज्म्स, और इससे हमें क्या मिला? डिफरेंट वेवलेंथ और कलरफुल लाइट्स मिल गया ना। अब ये जो डिफरेंट कलर का लाइट्स हमें मिल गया, जो 7 कलर होता है हमारे नॉर्मल सादा लाइट में, है ना। तो ये लाइट्स को उन्होंने क्या किया, एक एल्गी के ऊपर बारी बारी फोकस किए, है ना। एल्गी का नाम था क्लैडोफोरा, और इस एल्गी को एक ऐसा एनवायरनमेंट सेटअप में रखा गया जहां पे सराउंडिंग्स में थोड़ा बहुत क्या रखा गया? एरोबिक बैक्टीरिया अवेलेबल हो। ओके, अब जैसे ही अलग अलग वेवलेंथ का लाइट मिला किसको? इस एल्गी को, क्लैडोफोरा को, तो नोटिस किया गया कि जहां पे ब्लू और रेड लाइट्स दिया गया, क्लैडोफोरा को मिली ब्लू और रेड लाइट, उन पर्टिकुलर क्लैडोफोरा के आसपास बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन और गैदरिंग होना स्टार्ट हुआ। किसका? एरोबिक बैक्टीरिया का। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि ब्लू और रेड लाइट में प्लांट्स, सो कॉल्ड यहाँ पे क्लैडोफोरा, कैन परफॉर्म वेरी गुड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमें आइडिया मिला। अब जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे प्लांट्स, उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस्ड होगा? दैट इज व्हाट? ऑक्सीजन। जितना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होगा उनके आसपास उतना ही ज्यादा गैदरिंग होगा किनका? एरोबिक बैक्टीरिया का। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट सेटअप था। विल सी इट इन फोटोग्राफ, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने देखे क्या, क्लैडोफोरा को, एल्गी को लिया गया, एंड इस क्लैडोफोरा के ऊपर अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट्स का ट्रीटमेंट किया गया, दिया गया, और इससे क्लैडोफोरा, जो कि एक ग्रीन सहेली तो है, एक एल्गी तो है, ग्रीन है, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं लाइट में। तो उन्होंने अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट में, या कह सकते हैं अलग अलग टाइप ऑफ लाइट्स, कलर ऑफ लाइट्स में फोटोसिंथेसिस को वेरी किए, है ना। उनका फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वेरी हुआ। अब फोटोसिंथेसिस रेट जैसे ही वेरी हुआ, जब फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हुआ तो ज्यादा ऑक्सीजन बना, ज्यादा ऑक्सीजन बना तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ। कौन सा बैक्टीरिया था ये था ग्रीन बैक्टीरिया, सॉरी इट वाज एरोबिक बैक्टीरिया। इसके साथ साथ जहां पे फोटोसिंथेसिस सबसे कम हुआ, जिन वेवलेंथ ऑफ लाइट में या जिन पर्टिकुलर क्वालिटी और कलर ऑफ लाइट में, वहां पे फोटोसिंथेसिस कम हुआ तो ऑक्सीजन भी कम प्रोड्यूस्ड हुआ, कम प्रोड्यूस्ड हुआ तो एरोबिक बैक्टीरिया भी यहाँ पे कम गैदर किए, है कि नहीं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट सेटअप था पहली दफा, जिससे हमें कुछ कुछ चीजों के बारे में समझ आई, जैसे कि बैक्टीरिया क्लस्टर्ड नियर द कौन सा लाइट? ब्लू लाइट्स एंड रेड लाइट्स। ये एक पॉइंट हमें समझ आई। और क्या समझ आया हमें? इंडिकेटेड हायर ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन दिस रीजन्स। तो ये भी पता चला कि जो भी प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वो कहाँ पे सबसे बेहतर हो रहा है, कहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहा है? दिस टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, टू कलर ऑफ लाइट्स। और क्या पता चला हमें फर्स्ट टाइम एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये दोनों के बारे में पता चला। फिलहाल यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम बड़े आराम से यहाँ पे हम समझ सकते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो वेरी हो रहा है, ये चीज हमें समझ आ गई, है ना। तो यही है एक्शन स्पेक्ट्रम का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि हमें पहली दफा मिल रहा है यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से। और हमें क्या मिला? रिजेम्बलेंस द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। यहाँ पे एक्चुअली ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के एक बेसिक आइडिया मिल रहा है, जो कि आगे देखेंगे हम। क्लोरोफिल ए और बी किस तरह से अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को कम और ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे पहली दफा हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला, जैसे कि
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रा। हमें पता चला कि ब्लू और रेड लाइट सबसे बेहतर क्वालिटी और कह सकते हैं कलर ऑफ लाइट है जिसमें फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से समझ आई, है ना। ओके, धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ती गई और 19th सेंचुरी आ गई, है ना। 19th सेंचुरी में फोटोसिंथेसिस को और ज़्यादा बेहतरी से हम लोग धीरे धीरे समझने का कोशिश किए। डिफरेंट साइंटिस्ट तब भी आए और हमें धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस के बारे में और बताए। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या हुआ। सो बाय मिड 80s एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस वेर नोन, ठीक है। प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब धीरे धीरे हमें ये पता लगा कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स बनाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक सोर्स है, कहाँ से बनती है कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक सबस्ट्रेट है ये है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ थोड़ा बहुत वाटर, पानी, है ना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ही आगे जाके कार्बोहाइड्रेट बना पाती है प्लांट्स, है ना। इसके साथ साथ इनको और भी आइडिया मिला, हमें और भी पता चला कि ये जो ऑक्सीजन होता है ये भी रिलीज होता है एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो धीरे धीरे हमारे पास एक एक करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होती गई और वी बिकम मोर लाइक confirmations, we got more confirmations regarding this process of photosynthesis. So here एक आउटलाइन इक्वेशंस बनी पहली बार, उसमें क्या कहा गया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये H2O के साथ इंटरेक्ट करता है और ये सब कुछ तभी हो पाता है जब हमारे पास क्या होता है, लाइट होता है, सनलाइट होता है, एंड इससे ही बनता है क्या, CH2O, और साथ ही साथ क्या रिलीज होता है, गैस सो कॉल्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब इस प्रोसेस में ये जो CH2O है वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को एक्चुअली डिनोट किया गया CH2O से, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलो ग्लूकोज, है ना। इसी तरह से बाकी कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स भी इसी प्रोसेस से बन पाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी ये जो इक्वेशन बना धीरे धीरे साइंटिस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट ने इसका धीरे धीरे इसको कंस्ट्रक्ट किया, इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन से हमें क्या क्या फायदा मिला, इस इक्वेशन से हमें धीरे धीरे ये पता चला, या ये हमें फायदा मिला कि भाई देखो इतना कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, इसको समझना अगर है तो कितना टाइम लग जाएगा, कितना कुछ है इसके अंदर। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना है, इतना आसान से इसको बनाना है कि कोई भी देखे और समझ जाए कि एक्चुअली क्या चल रही है खेल, है ना। तो दैट्स व्हाट कि एक सिंप्लीफाइड व्यू था जो कि एक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस को हमें समझा रहा था, है ना, समझा। तो ये एक पहला कह सकते हो सिग्निफिकेंस था ये इक्वेशन का, ना। और क्या मिला हमें, ये एक बेसिस था जिससे हमें क्या पता चला, आगे का रिसर्च के लिए मोटिवेशंस मिला, आगे के रिसर्च के लिए हमें गाइडेंस मिला, है ना। डेमोस्ट्रेट कर रहा है ये पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्टिकुलर सो कॉल्ड इक्वेशंस किस बारे में, कि रोल ऑफ लाइट भी इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर। तो एक साथ कह सकते हैं एक इक्वेशन हमें बहुत सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। इट इज ऑल हैपनिंग बाय दिस अर्ली और यू कैन से मिड ऑफ 80s और 90s। ओके, अब धीरे धीरे क्या हुआ, आगे का और माइलस्टोन्स हमें एक एक करके मिलता गया, अचीव करते गए हम लोग। यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए जिनका अच्छा खासा रोल था टू अंडरस्टैंड दिस फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट और फर्दर, दैट इज व्हाट कॉर्नेलियस वैन नील। ओके, दिस साइंटिस्ट, दिस नील, इन्होंने भी कुछ कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया और फोटोसिंथेसिस को और ज्यादा बेहतरी से हमें हमारे पास परोस से हम लोग और अच्छे से इसको समझ पाए, ना। सो क्या है, was a microbiologist, ठीक है। So this Cornelius Van Niel ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने फोटोसिंथेसिस के ऊपर स्टडी की है, मेनली पर्पल और जो ग्रीन बैक्टीरिया है इनका फोटोसिंथेसिस के ऊपर ज्यादा स्टडी किया इन्होंने। और इनके साथ क्या जुड़ी हुई बात है, तो इट इज प्रपोज द फोटोसिंथेसिस इज ए लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। इन्होंने और ज्यादा अच्छे से हमें डेमोस्ट्रेट किए किसके बारे में, लाइट्स का रोल के बारे में अबाउट इन फोटोसिंथेसिस।
इन्होंने और क्या अपना कॉन्सेप्ट दिए, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग हाइड्रोजन फ्रॉम एन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। इन्होंने और अपना कॉन्सेप्ट दिए कि भाई देखो जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इस फोटोसिंथेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है ना, वो कार्बोहाइड्रेट कैसे बन पा रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट बन पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड तभी कार्बोहाइड्रेट बना पाएगा जब उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस्ड कोई कर रहा हो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को कोई रिड्यूस्ड कर रहा हो। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होगा तभी जाके बनाएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट और कार्ब्स। आ रहा समझ? अब ये जो रिड्यूस्ड करने वाला बंदा है, जो केमिकल इसको रिड्यूस कर रहा है, ये रिड्यूस करने वाले बंदा खुद कौन होगा, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होगा। तो ये खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड और कार्बन डाइऑक्साइड को कर देगा रिड्यूस्ड। आ रही है बात समझ? इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होकर बनाएगी कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो इतना हमें आइडिया मिला बाय दिस नील्स एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक आउटलाइन वे में दिया गया है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल रहा है हमें कि 2H2A वो सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, रिड्यूस्ड कर रहा है। एंड इससे कार्बन डाइऑक्साइड आगे जाके क्या बना रहा है, CH2O बना रहा है। CH2O यहाँ पे क्या है, तो CH2O है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए हमें क्या चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए क्या चाहिए था, कोई एक ऐसा कंपाउंड चाहिए था जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस्ड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H2A है हाइड्रोजन डोनर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड को H+ कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये प्रोवाइड कर रहा है 2H2A। ये H2A ही है हाइड्रोजन डोनर, या कह सकते हो वो ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल है जो कि एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, रिड्यूस्ड कर रहा है। ठीक है, और खुद ही खुद में क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। तो ये छोटा सा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, एंड इस प्रोसेस की वजह से हमें फाइनली क्या मिल रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर प्रोडक्ट्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड हियर। तो इतना हमें कॉन्सेप्ट मिल रहा है बाय दिस नील्स एक्सपेरिमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंट दिया है कि क्या क्या एक्चुअली सिग्निफिकेंट है। तो यू कैन सी यूनिफाइड कंसेप्ट हमें मिल गया किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, तो और ज्यादा हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट मिला। एक्सप्लेन्ड हाउ डिफरेंट हाइड्रोजन डोनर इफेक्ट्स द प्रोसेस। तो मैंने बात किया कि भाई हमें एक डोनर चाहिए होता है जो कि H डोनेट करे इसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड हो और कार्बोहाइड्रेट बना पाए। तो ये उसके बारे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है कि देयर इज ऑलवेज रिक्वायरमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन डोनर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन। ठीक है, साथ ही साथ और क्या मिला हमें, फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑक्सीजेनिक और अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये एक कह सकते हैं एक फर्स्ट माइलस्टोन था हमारे लिए कि जब पहली बार हमें थोड़ा बहुत एक क्लू मिला किसके बारे में, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कि आगे और ज्यादा डिटेल्स में हम समझेंगे कि भाई हर फोटोसिंथेसिस से ना ऑक्सीजन नहीं बनती है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास दो टाइप का फोटोसिंथेसिस होते हैं, दैट इज व्हाट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो इस बारे में थोड़ा बहुत हमें एक क्लू मिला पहली बार बाय द एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज ऑफ नील। ओके, okay, the very next it is about photosynthesis, source of oxygen, insights from green plants and sulfur bacteria। तो यहाँ पे सल्फर बैक्टीरिया के बारे में तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, बट ग्रीन प्लांट के बारे में हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें मिली। वेरी फर्स्ट इट इज ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन ग्रीन प्लांट्स। तो ये हमें पहले से पता चल रहा था धीरे धीरे कि भाई प्लांट तो कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से वो जो बेकार हुए एयर अच्छा बन जा रहा है ना, डैमेज्ड एयर सही हो जा रहा है, प्योर हो जा रहा है। तो ये कुछ तो बना रहा है। अब ये कुछ क्या बना रहा था प्लांट्स, तो उसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से हमें यहाँ पे पता चला कि भाई प्लांट्स ऑक्सीजन बना रहा था, है ना। अब ये जो ऑक्सीजन बन रही है प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कैसे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है। तो ये ऑक्सीजन का बनाने के पीछे एक्चुअली में बहुत लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई प्लांट तो ले रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का एक हिस्सा क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट। अब देखो कितना सिंपल से हमारे पास क्या बच गया, ऑक्सीजन। तो क्या
प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन को लेके बना देता है कार्बोहाइड्रेट और वहीं से निकल के आता है ऑक्सीजन। क्या ऐसे होता है? तो एक्चुअली ये एक मिसकॉन्सेप्ट हो सकता है, जिनको फोटोसिंथेसिस पता नहीं है, जो लोग पढ़े नहीं है अच्छे से, उनके लिए हो सकता है कि प्रोसेस ऐसे ही होता होगा। पर एक्चुअली यहाँ पे उसके बारे में दिया गया कि देखो भाई, ये जो ऑक्सीजन बन रहा है ना फोटोसिंथेसिस की वजह से, ये नॉट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाने में इसका कोई रोल नहीं है। ये एक्चुअली में ये ऑक्सीजन कहाँ से बन रहा है? ये ऑक्सीजन का बनने के पीछे हाथ है किसका? दैट इज व्हाट? H2। ये H2 है जो कि ऑक्सीजन को बना रहा है, नॉट दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे उसी के बारे में दिया है। देखो, इन ग्रीन प्लांट्स H2 इज द हाइड्रोजन डोनर। ठीक है, बात हो चुकी थी। H2O है जो कि हाइड्रोजन डोनर है। तो जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि भाई कोई तो एक है जो कि रिड्यूस्ड करता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड इससे कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये रिड्यूसर और कोई नहीं है। कौन है? पानी, H2O। ठीक है, ओके। और क्या पता चला हमें? H2 इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज ऑक्सीजन। तो हमें H2O का ऑक्सीडेशन से ही ऑक्सीजन मिलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ मिलता है। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे अच्छे से लिखा गया। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ऑक्सीजन बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस इन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो हायर प्लांट्स के बारे में एक्चुअली हम बात करने वाले थे, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिया है अबाउट सम माइक्रोब्स। तो कुछ ऐसा बैक्टीरिया भी है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट उस केस में H2O का यूज नहीं होता एज ए H डोनर, है ना, हाइड्रोजन डोनर। तो H2O का अगर यूज नहीं होता तो किसका यूज होता है? तो देख सकते हैं हम लोग कि कुछ बैक्टीरिया लाइक पर्पल बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया, ये किनका यूज करते हैं? H2S का यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ H2O। H2O की जगह पे यूज होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड ये H2S जो कि H2O यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या नहीं बन पाता है? एंड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं बनता है। इस प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट में बनता है क्या? सल्फर और सल्फेट। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। सो वी गॉट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक ओवरऑल इक्वेशन धीरे धीरे एस्टेब्लिश्ड होता गया। धीरे धीरे साइंटिस्ट जितने अपने अपने कंट्रीब्यूशंस देते गए, ऐसे धीरे धीरे एक आउटलाइन कॉन्सेप्ट हमें मिला, ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन मिला। तो जहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई आसपास 6 मॉलिक्यूल का हमें क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए होता है? आसपास 12 मॉलिक्यूल्स का सो कॉल्ड H2O पानी चाहिए होता है। एंड अगर आप क्या दे देते हो? सन लाइट, और साथ ही साथ और क्या देते हो? क्लोरोफिल। तो हमें मिल जाएगा अपना प्रोडक्ट। क्या है प्रोडक्ट? दैट इज C6H12O6। ये एक्चुअली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है C6H12O6। इस केस में ये एक सिंबल भी है, आप कह सकते हो किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ऐसे और भी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स बन सकता है। साथ साथ और क्या मिलेगा? मेटाबॉलिक वाटर मिलेगा ना। ये वाटर और ये वाटर में डिफरेंस है। ये नॉर्मल वाटर है और ये मेटाबॉलिज्म से बनने वाला वाटर है, मेटाबॉलिक वाटर। और फाइनली हमें मिलेगा हमारे सांस लेने का जुगाड़, सो कॉल्ड ऑक्सीजन, है ना। ओके, यहाँ पे इन्हीं के बारे में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आई थिंक दैट मच आई हैव प्रिपेयर्ड। इंट्रोडक्शंस में इतना ही दिया हुआ था। मैं एक्चुअली NCERT का 11th का कंटेंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो जितना हम लोग अभी तक डिस्कस कर लिए, ये एक्चुअली बेसिक इंट्रोडक्शंस यहाँ पे हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग ऐड करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, फोटोसिंथेसिस का एक्चुअली प्रोसेस कैसे काम करती है, फैक्टर्स कौन कौन सा है, किस तरह से फोटोसिंथेसिस इफेक्टेड हो सकता है, फोटोसिंथेसिस से प्लस माइनस कुछ इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है कि नहीं आता, ये सब कुछ हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।